हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इसमें हम सोशोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज़ है उनको देखेंगे, जो पेपर में आने की जिनकी संभावना अत्यधिक है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये 12th क्लास की वीडियो होने वाली है। चलते हैं हम प्रश्न 1 पे। धार्मिक पहचान पर आधारित उग्रवाद को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सांप्रदायिकता। धार्मिक पहचान पर उग्रवाद को कहा जाता है सांप्रदायिकता। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को, कोई विशेष धर्म को ज़्यादा श्रेष्ठ बताता है और अन्य धर्मों की तुलना वो करता है, और अन्य धर्मों की तुलना ऐसे करता है कि अन्य धर्मों की अवहेलना करता है, तो उसको बोलते हैं सांप्रदायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार यह प्रकट करता है कि राज्य, राष्ट्र और उनके लोगों के प्रति जवाबदेह है। तो सूचना इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी थी? तो एम.एन. श्रीनिवास, जो कि बहुत बड़े सोशलिस्ट है, समाजशास्त्री है, इनके द्वारा संस्कृतिकरण और प्रबल जाति शब्द गढ़ा गया। नंबर 4, अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक विविधता संबंधी अनुच्छेद कौन से? तो 29 एंड 30 ये अनुच्छेद है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए, उनकी सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए। नंबर 5, राष्ट्र के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्र का वर्णन करना कठिन है, जबकि इसको परिभाषित करना सरल है। सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किनके द्वारा दिया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछली बार आ चुका है ये क्वेश्चन। श्री नारायण गुरु नाम के व्यक्ति थे, इनका जन्म केरल में हुआ था। इनके द्वारा एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया गया। नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किनके प्रयासों की मदद से निम्न जातियों एवं दलितों को सड़कों पर और स्कूल में दाखिला देने की आज़ादी मिली है? तो अय्यनकली नाम के सोशलिस्ट व समाज सुधारक हैं, उनके द्वारा ये प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विश्वविद्यालय की पहली प्रधान अध्यापक कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले, जो कि पहली प्रधान अध्यापिका थी, और इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अल्पसंख्या जनसंख्या के आधार पर प्रथम धर्म कौन सा देखने को मिलता है? तो मुस्लिम धर्म मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, वह तौर तरीके जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, वह अलग रखा जाता है, डैश कहलाता है? तो सामाजिक बहिष्कार। ये आपको याद रखना है, सामाजिक बहिष्कार क्या होता है? जब किसी तौर तरीके के जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज से पूरी तरह अलग रखा जाता है, उसको कोई स्वायत्तता नहीं दी जाती, समाज में मिलाया नहीं जाता, तो उस स्थिति को सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने कहा था कि अंग्रेजी का जॉइंट फैमिली शब्द किसी भी भारतीय शब्द का अनुवाद नहीं है? तो सोशलिस्ट है आई.वी. देसाई। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराधिकारी के नियम अनुसार मातृवंशी समाज वह जहाँ जायदाद माँ से बेटी को मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना, ये मातृवंशी समाज होता है। ये अधिकतर मेघालय में जनजाति है, खासी जनजाति, उनमें अधिकतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश द्वारा किसी क्षेत्र में एक निर्धारित अवधि के दौरान हुई मृत्यु की संख्या दर्शाती है? तो इसको बोलते हैं मृत्यु दर। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रोकेया बेगम द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान कीजिए। तो सुल्तानाज ड्रीम्स नामक इनकी ये पुस्तक है, रोकेया बेगम हुसैन। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रह्म समाज की स्थापना किस समाज सुधारक द्वारा की गई है? तो राजा राममोहन राय ये समाज सुधारक है, इनका नाम आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज की इन्होंने नींव रखी 1828 में, और कई पेपरों में 1829 भी दिखता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एमसीक्यू में जो दे रखा होगा या तो 1828 या 1829। तो इसी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय, जो कि बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उनके द्वारा की गई। और इनका साथ दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, जो कि उस समय वायसराय थे।
आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द रिमेंबर्ड विलेज के लेखक कौन है? M.N. श्रीनिवास, M से मैसूर और N से नरसिनाचार श्रीनिवास, इनके द्वारा द रिमेंबर्ड विलेज पुस्तक लिखी गई है और ये अपने गांव से बहुत प्रेम करते थे, उसके बारे में ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जन्म दर व मृत्यु दर के बीच जो अंतर होता है वो लगभग 0 हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन स्तर। जब जितने बूढ़े लोग मर जाते हैं और उनका खाली स्थान भरने के लिए अन्य लोग जन्म लेते हैं, अन्य शिशु जन्म लेते हैं, तो वो उस परिघटना को प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं, जैसे रिप्लेसमेंट इसको कहा जाता है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1901 में जाति आधारित जनगणना किसके निर्देशन में की गई? तो हर्बर्ट रिजले, इनके निर्देशन में ये 1901 की जनगणना की गई है। और जनगणना आपको पता ही होगा, स्वतंत्र भारत में 1951 में हुई थी और सबसे पहले माना जाता 1867 से 72 के बीच हुई थी और 20वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में शुरू हुई जनगणना। और आपको याद रखना, पहली नियमित जनगणना हुई थी 1881 में, उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में साक्षरता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? विभिन्न राज्यों के बीच साक्षरता में समानता पाई जाती है, ये सही नहीं है। ये 4 ऑप्शन थे, इसमें मैंने सीधा 4 ऑप्शन नहीं लिखे। क्वेश्चन नंबर 20, बाल स्त्री पुरुष अनुपात में सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया सरकार द्वारा? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोग किस आधार पर भेदभाव और बहिष्कार का सामना नहीं करते? परिवार प्रणाली, ये आपको याद रखना, फैमिली सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22, डैश राज्य अक्सर नागरिक स्वतंत्रता को सीमित या समाप्त कर देते हैं? जो सत्तावादी राज्य होते हैं, जो सत्ता के भूखे होते हैं, वो अक्सर ये नागरिकों की स्वतंत्रता छीन लेते हैं और उनको समाप्त कर देते हैं, उनको बोलते हैं सत्तावादी। जो एकदम निरंकुश हो, जिस पर किसी का अंकुश ना हो, जो अपने हित के लिए कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 23, विद्वानों ने दिखाया कि पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता सामाजिक के बजाय प्राकृतिक है। ये आपको याद रखना है, इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, आ सकता है ये क्वेश्चन। विद्वानों ने दिखाया कि पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता किसके कारण होती है? सामाजिक की बजाय प्राकृतिक होती है, सोशल की जगह नेचर होती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में जाति की तरह दक्षिण अफ्रीका में जाति समाज को एक पदानुक्रम में विभाजित करता है। इस प्रणाली को रंगभेद कहते हैं, अपार्थाइड बोलते हैं इसको, जो दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला, जिसके प्रवक्ता नेता जिन्होंने इनको सुधारा दक्षिण अफ्रीका में, नेल्सन मंडेला। आप सभी इनको भली भांति जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा था मैंने श्वेतों के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष या मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष करा? तो अभी मैंने बताया था नेल्सन मंडेला। तो इन्होंने क्रांति लाई और इन्होंने आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी दक्षिण अफ्रीका को। क्वेश्चन नंबर 26, पूर्वाग्रह कहलाता है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन वाला था। पूर्वाग्रह उस चीज़ को कहा जाता है जो पुरानी रूढ़ धारणा होती है, एक तरीके से, जैसे सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना। उदाहरण के लिए मैं कहूँ, जैसे रास्ते पर हम जाते हैं तो बिल्ली रास्ता काट देती है, तो वो पुरानी रूढ़ धारणा है कि इससे कुछ अशुभ हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 27, ये अभी हमने पढ़ लिया, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय दृष्टि में से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 4 में। जातियों में उप विभाजन है, मतलब जातियाँ जो होती है वो खंडात्मक होती है, उनमें भी उपजातियाँ पाई जाती है, जातियों में भी उपजातियाँ हैं, तो इस परिघटना को कहते हैं खंडात्मक संगठन, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, वह व्यवस्था जो एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूह का उच्च या निम्न, छोटे या बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बढ़ता है? सामाजिक स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है? स्टेप वाइज या लेवल वाइज, जैसा कि अभी बताया, छोटे समाज अलग होते हैं, बड़े समाज अलग होते हैं, छोटे वर्ग अलग रहते हैं, बड़े वर्ग अलग होते हैं, तो इसको बोलते हैं सामाजिक स्थिरीकरण, सोशल लेवलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 31 है, मॉल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में विषम को छाटे? महामारी। ये वो है, क्वेश्चन MCQ में आया था, तो इसका सीधा आंसर लिख रखा है
रॉबर्ट थॉमस माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था, यह आप सभी जानते हैं। उन्होंने बताया था जो जनसंख्या है वो कैसे बढ़ती है, तो उन्होंने उस घटना को बताया कि जनसंख्या जो बढ़ती है वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे डबल होती रहती है संख्या। और जो कृषि उत्पादन है वो समांतर या गणितीय अनुपात में बढ़ता है, जैसे 2, 4, 6, 8। तो इससे जो असंतुलन पैदा होता है कृषि उत्पादन में और जनसंख्या में, तो इस वजह से इन्होंने ये सिद्धांत दिया और इन्होंने बोला कैसे जनसंख्या को नियंत्रण करा जा सकता है। तो इन्होंने अपने 2 सिद्धांत, 2 अवरोध भी दिए थे। पहला था प्राकृतिक अवरोध। इसमें क्या होता है, जैसे अकाल आ गई, भूखमरी हो गई, बाढ़, सुनामी इत्यादि ऐसी घटनाएं होती है, तो इन्होंने ये बताया इसके कारण लोग मरेंगे तो जनसंख्या कम होगी। दूसरा इन्होंने बताया कृत्रिम अवरोध, आर्टिफिशियल जो होता है, जो बनावट के तहत होता है, जैसे कोई व्यक्ति है वो लंबी उम्र में शादी करे या ब्रह्मचार्य का पालन करे, यौन संयम रखे, तो ये सारी घटनाएं होती है, इन्होंने ऐसे बताया। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक महिला या पुरुष का एक साथ के मृत्यु, तलाक के बाद पुनर्विवाह करना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं क्रमिक एकल विवाह, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत लिखा गया है, तो जनसंख्या निबंध पर एक, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया, ये आपको पता है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस द्वारा ये प्रतिपादित है। उन्होंने अपने एक निबंध में लिखा जिसको बोलते हैं एसे ऑन पॉपुलेशन, ये आपको भली बात ही याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34, माल्थस के अनुसार किसके द्वारा मनुष्यों में अपनी जनसंख्या को स्वेच्छापूर्ण कम करने की सीमित क्षमता है? अभी मैंने बताया कृत्रिम अवरोध द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय आपातकाल 1975 की अवधि में किस कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा? परिवार को, और इसका नाम भी बाद में बदल दिया जाता है परिवार नियोजन से। क्वेश्चन नंबर 36, 1994 में भारत का कौन सा नगर प्लेग जैसे महामारी की चपेट में आ गया था? तो गुजरात में एक जगह सूरत, वो प्लेग से पीड़ित था। क्वेश्चन नंबर 37, किस वर्ष अंतराल भारत की संख्या नकारात्मक दर की रही, नेगेटिव परसेंटेज में? तो 1911 से 1921 की जो जनगणना थी उस समय। क्वेश्चन नंबर 37, कार्यशील वर्ग की पहचान कीजिए। तो कार्यशील वर्ग जो युवा पीढ़ी है वो उसको बोला जाता है, जैसे 15 से 64 के बीच में जो लोग आते हैं, जो 64 से ऊपर है वो बुजुर्ग हो गए, वो किस पर आश्रित है? कार्यशील वर्ग पर। और जो 0 से 14 साल के बच्चे हैं, 1 से 14 साल के हैं, वो उन पर निर्भर रहते हैं कार्यशील वर्ग पर, तो ये इसको बोलते हैं परा आश्रितता, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसांख्यिकी, और ये आपको याद रखना है, 2 शब्दों से मिला है, यूनानी भाषा के 2 शब्द हैं, डेमोस और ग्राफिन। डेमोस का मतलब है लोग और ग्राफिन का मतलब है वर्णन, अर्थात लोगों का वर्णन ही जनसंख्या की, और इसको हिंदी में जनांकिकी भी कहते हैं। ये आपको वो कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कहीं जनांकिकी दे देते हैं, कहीं जनसांख्यिकी, ये आपको याद रखना है, डेमोग्राफी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, थॉमस माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किस प्रकार का था? निराशावादी सिद्धांत है, ये आपको याद रखना है, थॉमस रॉबर्ट जो माल्थस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 41, प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो प्रजनन दर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, जाति शब्द अर्थात अंग्रेजी भाषा में कास्ट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पुर्तगाली शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी, ये आपको याद रखना है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल। क्वेश्चन नंबर 43, किस राष्ट्रवादी नेता ने दलित के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया? तो महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया, यानी हरि के जन, यानी भगवान के, परमात्मा के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2000 में भारत के 3 अलग राज्य अस्तित्व में आए थे जो जनजातीय इलाके बटे थे। ये पहला था छत्तीसगढ़ से अलग हुए थे झारखंड और उत्तराखंड, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 45, वह प्रक्रिया जिससे निम्न या मध्यम जाति के लोग उच्च जाति की धार्मिक क्रियाओं को अपनाते या उनके कर्मकांडों का उन पर अनुसरण करते हैं, तो उस स्थिति को बोलते हैं संस्कृतिकरण। हमने ये पढ़ा था, ये किसके द्वारा शब्द दिया गया? तो MN श्रीनिवास सोशलिस्ट जो है उनके द्वारा ये दिया गया।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिराव फुले जी ने, ज्योतिराव गोविंद राव फुले इनका पूरा नाम है। और क्वेश्चन 47 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1828 में या 29 में भी कहीं कहीं होता है, ये आपको पहले बता दिया। क्वेश्चन नंबर 48 है, मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। जो ओबीसी वर्ग होता है, अदर बैकवर्ड क्लास या अन्य पिछड़ा वर्ग, उसको मंडल आयोग के भी नाम से जानते हैं। और 2 मंडल आयोग रह चुके, पहला बना था काका कालेकर के निर्देशन में, दूसरा बना बीपी मंडल। यह आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 है, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति क्या कहलाती है? तो सामाजिक विषमता या असमानता भी बोल सकते हैं। जिनके पास समाज में संसाधन नहीं पहुंच रहे हैं तो उसको बोलते हैं विषम है, वो उससे विषमता है, असमानता है उनके बीच। किसकी अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया? यह भी मैंने बताया था, काका कालेकर के निर्देशन में ये बना है। इधर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 51, जनसंख्या वृद्धि की प्रतिस्थापन दर से क्या तात्पर्य है? तो जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर जब शून्य हो जाता है तब हम इसे प्रतिस्थापन या स्थिर समृद्धि कहते हैं। जो जनसंख्या वो एकदम स्थिर हो गई है, इस स्थिति में जितने लोग मरते हैं उनका स्थान भरने के लिए उतने ही बच्चे जन्म लेते हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि या रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के 2 सामाजिक कारक बताइए। तो भारत में स्त्री पुरुष अनुपात घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि बेटों को बेटियों से अधिक पसंद किया जाता है, बालिकाओं शिष्यों की उपेक्षा की जाती है, उनको मार दिया जाता है, यह आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 53, परा आश्रित वर्ग में किन्हें शामिल किया जाता है? परा आश्रित वर्ग में ऐसे लोग आते हैं जो अपने बुढ़ापे के कारण काम जो है नहीं कर सकते, वो वर्क करने के लिए नहीं कर सकते। और ऐसे बच्चे भी आते हैं जो इतने छोटे कि काम नहीं कर सकते। मैंने आपको इनकी संख्या पहले बता दी है। क्वेश्चन नंबर 54, 1921 के बाद भारत में महामारी पर नियंत्रण कैसे पाया गया? तो 1921 के बाद भारत में ज्वर, प्लेग, चेचक जैसी बीमारियों के उपचार में किए गए और बड़े पैमाने पर चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रम अभी हाल ही में जैसे कोविड-19 आया था, उसके लिए टीकाकरण कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसी वैक्सीनों को बनाया गया, जिसके कारण टीकाकरण किया गया और उसको महामारी जो होती है उसको नियंत्रण में लाया गया। तो आपको ये याद रखना, स्वच्छता अभियान, इजी क्वेश्चन है, आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं इसको। थॉमस रॉबर्ट माल्थस के विषय में आप क्या जानते हैं? ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इसको करना है। माल्थस ने कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की। 1766 में इनका जन्म होता है और 1834 में इनकी मृत्यु होती है। बाद में इन्हें लंदन के पास हैलीबरी में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में इतिहास और राजनीति अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कर देते हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का यही कॉलेज में प्रशासनिक भारतीय सेवा इंडियन सिविल सर्विस यूपीएससी जिसको कहते हैं, उसके भावी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र था ये। अब हम देखते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण के 3 चरण कौन कौन से हैं। तो प्रथम चरण है, इसमें जन्म मृत्यु दर दोनों ही बहुत ऊंची होने की संभावना होती है और जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। तो यह अल्प विकसित तथा पिछड़े समाज में होती है जो अभी तक अनडेवलप है। और दूसरा चरण होता है, जब समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जाता है तो मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ऊंची होती है। तीसरा चरण है विकसित समाज, जहां जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही काफ़ी कम होती है अतः वृद्धि दर काफ़ी कम रहती है। यह आपको याद रखना, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत को बताइए, 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। और रॉबर्ट थॉमस माल्थस वाला ये आपको मैंने पहले बता दिया, इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं। माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के बारे में बताओ। तो माल्थस के अनुसार मनुष्यों की जनसंख्या का विस्तार हमेशा गुणोत्तर रूप से होता है, वहीं कृषि में खाद्यान्न व अन्य भरण पोषण के साधनों में गणितीय रूप से होता है। वही मैंने बताया 2, 4, 6 वैसे होता है। तो इसके कारण सामाजिक असंतुलन फैल जाता है। तो वही है माल्थस का सिद्धांत। और माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी उपाय बताए थे। पहला था प्राकृतिक अवरोध और दूसरा कृत्रिम अवरोध। तो ये भी आप याद कर सकते हैं इसको। जनसांख्यिकी पहले बताई दी है। जनसांख्यिकी अंग्रेज़ी भाषा में डेमोग्राफी इसको कहा जाता है और हिंदी में
और हिंदी में जनांकिकी कहते हैं, और ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों डेमोस और ग्राफिन से बना है, तो ये आपको याद रखना है। जनसांख्यिकी अध्ययन का महत्व, क्यों इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। जनसांख्यिकी जो डेमोग्राफी जो जनगणना होती है वो उसका महत्व क्या है। तो जनसंख्या वितरण और क्षेत्र विकास की जानकारी, अगर किसी क्षेत्र को जानना है वहाँ पर कितना डेवलप करना है तो वहाँ की जनसंख्या को पता होना बहुत ज़रूरी है। और स्त्री पुरुष अनुपात का ज्ञान होना चाहिए, कितने लोग स्त्री है उधर, कितने पुरुष रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से सरकार कल्याणकारी नीतियाँ लागू करती है। तीसरा, आयु संरचना की जानकारी, आयु संरचना कैसी है वहाँ की वो देखनी। साक्षरता की जानकारी, साक्षरता की जानकारी होनी चाहिए वहाँ पर। व्यावसायिक संरचना की जानकारी होनी चाहिए, कितने लोग पढ़े लिखे वही बता दिया। राष्ट्रीय नीतियों को बनाने में सहायता मिलती है, और ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की जानकारी मिलती है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतनी जानकारी काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।